रॉसी थ्योरम, और रॉसी थ्योरम के ऊपर एक न्यूमेरिकल हुआ था, उसी में न्यूमेरिकल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम नोट करना। प्रॉब्लम है प्रूव दैट वन रूट prove that one root of the equation prove that one root of the equation दिया गया है z to the power 4 plus z to the power 3 plus 1 is equal to 0 lie in the first quadrant, lie in the first quadrant। एक इक्वेशन दिया गया है z टू दी पावर 4 प्लस z टू दी पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके पास 4 रूट आएंगे। ये कह रहे हैं आप ये साबित कीजिए कि इसका जो एक रूट होगा वो आपके पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी जेड प्लेन के 4 क्वाड्रेंट हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कह रहे हैं कि इसका एक रूट इस पहले वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। चूंकि हमें पूरे के पूरे जेड प्लेन के ऊपर देखना है तो पूरे जेड प्लेन के ऊपर देखने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम रॉसी थ्योरम तब अप्लाई कर सकते हैं जब वो एक क्लोज्ड कंटूर के ऊपर काम कर रही थी। यानी रॉसी थ्योरम का प्रूफ भी जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारा जो फंक्शन है एक्चुअली रॉसी थ्योरम जीरोस की और पोल्स की संख्या को बताने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। n-p इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, और दूसरा हमने इसको आर्गुमेंट के फॉर्म में देखा हुआ था। तो इसका मतलब रॉसी थ्योरम पोल और जीरोस की संख्या के लिए है। उन पोल और जीरोस की संख्या को जब हम कंसीडर कर रहे थे तो हमने एक क्लोज्ड कंटूर की लिए बात की हुई थी। तो इसका मतलब इस जेड प्लेन को हमें कुछ ऐसा करके एक क्लोज्ड कंटूर के शेप पर लेकर के आना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम पूरे के पूरे जेड प्लेन के लिए एक काफी लार्ज सर्किल मान लेते हैं, सर्किल जिसका सेंटर 0 हो और रेडियस कैपिटल आर हो, एक काफी लार्ज सर्किल। तो ऐसे केस में ये कुछ ऐसा नजर आएगा और ये रेडियस इतनी बड़ी है कि ये पूरे के पूरे जेड प्लेन को कवर कर रही है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये जो पहला टुकड़ा आया, हमें ये साबित करना है कि इस दिए गए इक्वेशन का जो एक रूट होगा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब इसको एक क्लोज्ड सर्किल मान लिया, सॉरी इसे एक क्लोज्ड कंटूर में बांध दिया, तो इसका मतलब अब हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 बाउंड्री हो चुकी हैं। पहली बाउंड्री ओ से लेकर के ए तक, दूसरी बाउंड्री आर्क ए से लेकर के बी तक, और तीसरी बाउंड्री बी से लेकर के ओ तक का। इस बाउंड्री के 3 बाउंड्री से ये पहला पूरा का पूरा क्वाड्रेंट बंधा हुआ है और इस बाउंडेड रीजन में हम अब इसके लिए जीरोस की संख्या को पता कर सकते हैं। तो इसी कंस्ट्रक्शन से हमारा काम हो जाएगा। काम हम केवल एक के लिए करेंगे और बांधेंगे पूरे जेड प्लेन को मॉड जेड इज इक्वल टू आर से। ये फिगर बना लो कॉर्नर पर। इसके बारे में लिखते हैं सॉल्यूशन। कंसीडर अ सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर। हम एक सर्किल को कंसीडर करते हैं मॉड जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक, जिसकी जो बाउंड्री होगी वो पूरे के पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर रही होगी। या ये भी कह सकते हैं इन जनरल जिसकी जो बाउंड्री होगी वो पूरे के पूरे जेड प्लेन को कवर कर रही होगी। लिखना आगे उसी में whose boundary cover first quadrant whose boundary cover first quadrant as shown in the figure। इन द फिगर, ठीक।
हम एक सर्किल मॉड z इज इक्वल टू आर को कंसीडर कर रहे हैं और ये सर्किल में जो रेडियस कैपिटल आर है वो इतनी लार्ज है कि वो पूरे के पूरे जेड प्लेन को सर्किल कवर कर लेता है। जब सर्किल पूरे जेड प्लेन को कवर करता है तो उस दौरान जो सर्किल की बाउंड्री होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी कवर कर रही होती है और हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक बाउंड्री मिल जाती है ओ ए, आर्क ए बी और बी ओ, और इस दौरान फर्स्ट क्वाड्रेंट एक क्लोज्ड कंटोर के तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, इसके बाद लिखना देन वी फाइंड then we find a closed curve then we find a closed curve और ये क्लोज्ड कर्व, इसको वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इस क्लोज्ड कर्व को ऐसा पाते हैं कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर सुपर इंपोज कर दिया गया है, यानी थोप दिया गया है, एक ऐसा कर्व जिसने फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी बांध करके रख दिया है। देन वी फाइंड अ क्लोज्ड कर्व superimpose on first quadrant सुपरिम्पोज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो सुपरिम्पोज किया गया है तो इस सुपरिम्पोजिशन पर जो बाउंड्री आ रही है ओ ए, आर्क ए बी और ये बी ओ लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक विद बाउंड्रीज ओ ए कॉमा आर्क ए बी, ठीक, एंड ये लाइन जो इमेजिनरी एक्सिस है बी ओ, ठीक, चूंकि चलने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ओ ए, आर्क ए बी एंड बी ओ लिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं फंक्शन की। इतने तक मेरा पहला काम हो चुका है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाउंड कर दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाउंड होते ही अब हम एक क्लोज्ड कंटूर के ऊपर रॉसी की थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर रहे हैं, लिखना सिंस फंक्शन एफ जो दिया गया है, सिंस एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू दी पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जीरो नहीं, अभी तो फंक्शन एफ जेड मान रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू दी पावर 4 प्लस जेड टू दी पावर 3 प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, जो फंक्शन एफ जेड है वो एक पॉलिनोमियल है, और अगर ये एक पॉलिनोमियल है तो ये पूरे के पूरे क्लोज्ड कंटूर के ऊपर और इसकी बाउंड्री पर, यानी क्लोज्ड कंटूर के अंदर और क्लोज्ड कंटूर की बाउंड्री पर हमेशा एनालिटिक बना रहेगा। ठीक, लिखते हैं इसी बात। इसका मतलब यहां पर जो पोल होगा कैपिटल पी, उसकी संख्या तुरंत हम 0 मान लेंगे। सिंस फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज एनालिटिक, सो इट इज एनालिटिक, ठीक, विद इन एंड ऑन गिवन कंटूर। और चाहे वर्डिंग अगर इसमें चेंज करना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड। ठीक, चूंकि ये जेड की सारी फाइनाइट वैल्यू के लिए एनालिटिक है, ठीक, इसलिए ये पूरे के पूरे क्लोज्ड कंटूर के अंदर और उसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक बना रहेगा। एंड हेंस ठीक, एनालिटिक विद इन एंड ऑन, एनालिटिक विद इन एंड ऑन कैपिटल सी। हम इस पूरे के पूरे कंटूर को कैपिटल सी नाम दे दे रहे हैं, विद इन एंड ऑन कैपिटल सी। इसके बाद अब शुरुआत करते हैं। ठीक, चूंकि हमको जीरोस की संख्या निकालनी है, एक्चुअली हमें ये दिखाना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक जीरो लाई करेगा, तो इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरोस की संख्या निकालें। जीरोस की संख्या निकालने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक होता है कि जीरोस की संख्या n माइनस पी, चूंकि आज की तारीख में p इज इक्वल टू 0 है इसलिए बार जीरोस की संख्या बोल रहे हैं। p इज इक्वल टू 0 है तो हम सीधे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू
1/2 पाई इंटीग्रल ओवर द कंटूर सी एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड। लेकिन इसे कंसीडर करके अगर चलेंगे तो इसमें मुश्किल आएगी, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड करेंगे। ये सारा काम ना करते हुए हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें आर्गुमेंट प्रिंसिपल पता है। अगर आर्गुमेंट प्रिंसिपल की तरफ देखा जाए तो वहां हम जानते हैं कि n माइनस पी इज इक्वल टू 1/2 पाई और चेंज इन द आर्गुमेंट ओवर द कंटूर सी या वेरिएशन ओवर कंटूर सी इन द आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो कंटूर के इस पूरे के पूरे क्लोज कंटूर में आर्गुमेंट में कितने का बदलाव आ रहा है, सिर्फ अगर आर्गुमेंट का बदलाव निकाल लिया जाए तो हम आर्गुमेंट का बदलाव यहां पर रख करके 1/2 पाई से डिवाइड करके आसानी से जीरोस की संख्या को काउंट कर सकते हैं। और चूंकि हमें दिखाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक ही जीरोस लाई करेगा, तो इसमें आर्गुमेंट में वेरिएशन निकाल के 1/2 पाई से इसको डिवाइड कर दें। वेरिएशन निकालने के बाद जैसे 2 पाई से डिवाइड करेंगे, अगर वो वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल और केवल एक जीरोस लाई कर रहा है, काम हमारा यहां से हो जाएगा। तो हम यही आर्गुमेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं इसमें। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट को कंसीडर करने के लिए अगर हम ध्यान दें तो हमें 3 बाउंड्री पर आर्गुमेंट देखना पड़ेगा। पहला ओ ए पर देखा जाए आर्गुमेंट की चेंजिंग क्या है, दूसरा आर्क ए बी था, यानी जब फंक्शन एफ ऑफ जेड इस आर्क के अकॉर्डिंग चलेगा तब आर्गुमेंट में कितना बदलाव होगा, और तीसरा आर्गुमेंट का बदलाव बी ओ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। बारी बारी इन तीनों बातों को कंसीडर करेंगे। ये कंसीडर होगा एज लाइक अ रियल एक्सेस, ये कंसीडर होगा आर्क ए बी, और ये कंसीडर होगा इमेजिनरी एक्सेस बी ओ के तौर पर लिखना। नाउ कंसीडर सबसे पहला हेडिंग में डाल देना द पॉइंट ओ ए, हेडिंग चाहे वैसे ब्लैक पेन से तो द पॉइंट नहीं, द पार्ट ओ ए, द पार्ट ओ ए ऑफ द रियल एक्सेस, ऑफ द रियल एक्सेस। सबसे पहले रियल एक्सेस के पार्ट ओ ए को कंसीडर कर रहे हैं कि ओ ए के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट में कितने का बदलाव होगा। अब इसमें एक चीज तो साफ है कि अगर आप पार्ट ओ ए को देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा रियल एक्सेस है। रियल एक्सेस पर इमेजिनरी पार्ट हमेशा कितना होता है, 0। यानी अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा जाता है तो रियल पर y इज इक्वल टू 0 होता है, यानी z इज इक्वल टू कितना होगा, x, और z इज इक्वल टू x होगा। तो पूरे रियल पार्ट के दौरान ये जो एफ जेड इज इक्वल टू जेड की 4 जेड की 3 प्लस 1 लिखा है, जेड इज इक्वल टू एक्स होने पर ये फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। तो हम इसी बात को यहां पर लिख रहे हैं, ऑन ओ ए जेड इज इक्वल टू एक्स। बात का ख्याल रखना, जेड इज इक्वल टू एक्स इसलिए क्योंकि रियल एक्सेस पर इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 0 है, ठीक। एंड और इसके साथ ही x का बदलाव देखिए, x कहां से कहां तक जा रहा है, x 0 से शुरू करता है और ऑनवर्ड बढ़ता जाता है। क्योंकि ये r काफी लार्ज है इसलिए हम कहेंगे कि x बदल रहा है 0 से लेकर के इंफिनिटी तक दौड़ेगा। तो इस बात को लिख रहे हैं एंड x goes from 0 to infinity। पहला कंसीडर कर रहे हैं ओ ए के अकॉर्डिंग। ओ ए के अकॉर्डिंग जब हम चल रहे हैं तो ओ ए पर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, यानी z इज इक्वल टू एक्स बना रहता है, और x का बदलाव 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हो रहा है। इसका मतलब therefore f of z इज इक्वल टू, हम f of z को अब सीधे लिख सकते हैं x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1, क्योंकि पूरे पर z इज इक्वल टू x है, ठीक। ऑन ओ ए, ऑन ओ ए, ठीक। इसके साथ ही अब इस पूरे पर अगर x की वैल्यू 0 रख दी जाए या कुछ भी रख दी जाए, आगे बढ़ते जाएंगे तो चूंकि ओ ए पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो x पॉजिटिव बना रहेगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी, नेगेटिव होना नहीं है इसको।
x की वैल्यू 0 भर देंगे तब पर भी ये 1 बचा ही रहेगा। इसका मतलब पूरे के पूरे OA के दौरान यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो जाए f ऑफ z की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब रॉसी की थ्योरम का अगर हिस्सा ध्यान दिया जाए तो रॉसी कहते हैं कि बाउंड्री पर कोई भी जीरोस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब पहली बाउंड्री ये हो गई, अगली बाउंड्री ये हो गई और एक तो ये हो गया। इस बाउंड्री पर हमें वैसे भी 0 नहीं मिलना है, जिसका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है कि OA के दौरान कभी भी फंक्शन f ऑफ z 0 नहीं होने पाएगा। तो लिख रहे हैं ऑन OA और इसके बाद एंड f ऑफ z डज नॉट इक्वल टू 0 for all x on OA। OA पर मौजूद किसी भी x के लिए फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी पहली बाउंड्री पर फंक्शन कोई भी जीरोस नहीं रख रहा है। अब आर्गुमेंट का हिस्सा देखते हैं। चूंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं, हम लोग जानते हैं आर्गुमेंट निकालने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट y अपॉन रियल पार्ट x होता है। यहाँ इमेजिनरी पार्ट कहीं कुछ नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा 0 लगेगा। तो एंड आर्गुमेंट ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब आर्गुमेंट ही 0 है तो इसका मतलब आर्गुमेंट में होने वाला बदलाव OA के अकॉर्डिंग 0 होगा। दिस इंप्लाइज, यहीं आगे चाहे तो लिख दो फॉर एवरी x on OA, this implies that variation on OA in the argument of function f of z is equal to 0। ये पहली चीज आई, इसे घेरे में बंद कर दो। यानी पहली बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है, ठीक, पहली बाउंड्री के अलाउंग वेरिएशन 0 आ चुका है। अब हम इस बाउंड्री को कंसीडर करेंगे AB के हिस्से में। आते हैं AB पर, देखते हैं क्या आता है। दूसरा पॉइंट अब लिखना, जैसे पहला पॉइंट पहली बाउंड्री के लिए था वैसे दूसरा पॉइंट सेकंड वाली बाउंड्री को कंसीडर करते वक्त होगा। लिखना सेकंड पर RAB। अब हम RAB को कंसीडर कर रहे हैं। RAB ऑफ सर्किल मॉड z इज इक्वल टू R। सर्किल मॉड z इज इक्वल टू R के लिए अब RAB कंसीडर। अच्छा, चूंकि आर्क पर है तो आर्क पर हमेशा मॉड z इज इक्वल टू R है, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू R e टू दी पावर I थीटा। यानी जब जब हम आर्क पर चलेंगे तब z बराबर R e टू दी पावर I थीटा लिया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अपने आप को बदल रहा है। तो इसका मतलब ऑन दिस आर्क z इज इक्वल टू कैपिटल R e टू दी पावर I थीटा। पहली बात तो दूसरा थीटा का वेरिएशन देखते हैं। थीटा बदल रहा है, इनिशियल स्टेज थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू है और जा रहा है पाई बाई 2 तक। तो इसे हम लिख दे रहे हैं यहीं पर। एंड थीटा टेंड्स 0 टू पाई बाई 2। थीटा का बदलाव है 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। इसका मतलब तो f ऑफ z कितना हो जाएगा? f ऑफ z इज इक्वल टू, अब पूरे पर हम f ऑफ z को फिर से लिख रहे हैं। f ऑफ z दिया गया था z टू दी पावर 4 प्लस z टू दी पावर 3 प्लस 1, लेकिन इस आर्क पर z इज इक्वल टू r e की i थीटा वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू r e टू दी पावर i थीटा होल पावर 4, यानी कि इसको सीधे लिखा जा सकता है। चलो एक बार लिखते हैं, होल पावर 4 प्लस r e की i थीटा होल पावर 3 प्लस 1, यानी ये चीज बन गई r टू दी पावर 4 e टू दी पावर 4 i थीटा प्लस r टू दी पावर 3 e टू दी पावर 3 i थीटा प्लस 1। पूरे में से r टू दी पावर 4, यहां से r टू दी पावर 4 और आगे लिख रहे हैं r की 4 e की 4 i थीटा कॉमन करते हैं। ब्रैकेट में जो बचा उससे देखते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस पावर 4 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ 3 ही है, तो 1 अपॉन r e टू दी पावर i थीटा प्लस 1 अपॉन
यहाँ कुछ नहीं था, तो इसका मतलब सीधे सीधे बच रहा है r टू दी पावर 4 e टू दी पावर 4 i थीटा कॉमन हुआ। ये हिस्सा इतना नोट करो। सिर्फ एक काम हो रहा है, बाउंड्री के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट में होने वाला वेरिएशन निकाला जा रहा है। अगर वेरिएशन एक बार पता चल गया तो 2 पाई से डिवाइड करते ही जीरोस की संख्या पता चल जाएगी। पोल तो वैसे कुछ होने नहीं है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल में कोई पोल नहीं होता, कोई सिंगुलरिटी नहीं होती। ठीक, अब इस पे ध्यान देना। चूंकि आर काफी लार्ज है, हम सर्किल को इस तरीके से बनाए हैं कि पूरे के पूरे जेड प्लेन को कवर करे। इसका मतलब आर काफी ज्यादा लार्ज है। लार्ज का मतलब आर टेंडिंग टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। और आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर देखा जाए तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। अपने पास ये पहला वाला टुकड़ा बचेगा, ये 1 बचा रहेगा। यानी कि अब कोई ये नहीं सोचेगा कि आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बाहर ये लगा है तो सीधे इन्फिनिटी भेज दें, क्योंकि अगर सीधे तो ठीक कि ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ये इतना लार्ज होता जा रहा है कि r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये खुद जा रहा है किधर, इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अगर हम सीधे सीधे इसको इन्फिनिटी लिख देंगे तो हम आर्गुमेंट में होने वाला बदलाव नहीं पता कर सकते कि आर्गुमेंट किस हिसाब से बदल रहा है, इसीलिए इसको बहुत लार्ज करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इनको देखा जाएगा जब जब r काफी बड़ा होगा, यानी r बड़े से भी बड़ा होता जा रहा है, उस दौरान ये और ये क्वांटिटी छोटे से भी छोटी होती जा रही है। तो ये दोनों छोटी होते होते टेंड्स कर रही है जीरो की तरफ, लेकिन ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो लास्ट में अपने पास जो बच रहा है हम उसको सीधे लिख रहे हैं, दिस टेंडिंग टू, ये होल क्वांटिटी टेंड्स करेगी r टू दी पावर 4 e टू दी पावर 4 i थीटा की तरफ एज r टेंडिंग टू द इन्फिनिटी। हम दोबारा बोल रहे हैं, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये टुकड़ा जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ, और ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है। जो बड़े से बड़ा हो रहा है वो बड़े से बड़ी वैल्यू सीधे छोड़ दी गई है, r टू दी पावर 4 e टू दी पावर 4 i थीटा। इन्फिनिटी करेंगे तो आर्गुमेंट पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। काफी लार्ज है, जितना सोच सकते हैं उतना बड़ा है ये। अब आर्गुमेंट यहां से कैसे निकलेगा वो ध्यान देते हैं। आर्गुमेंट का मतलब एंगल में होने वाला बदलाव कितना है। हम गौर कर रहे हैं, जिस दिन r टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है उस दिन इसमें एंगल अगर देखा जाए तो 4 थीटा है। यहाँ इस पूरे हिस्से में r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होने पर एंगल 4 थीटा मिल रहा है, और एंगल 4 थीटा में जो बदलाव है वो 0 से लेकर के π/2 तक हो रहा है। तो इसका मतलब अब इसी को लिखा जाएगा, इसलिए आर्गुमेंट f ऑफ z इज इक्वल टू, इस केस में आर्गुमेंट बदलाव बाद में निकालना है, पहले इस केस में आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। इस केस में आर्गुमेंट है 4 थीटा, आर्गुमेंट ये e की पावर जो चढ़ा हुआ थीटा यही मिल जाएगा 4 थीटा, ठीक। और ये किसके लिए है, फॉर ऑल z ऑन आर्क AB, आर्क AB पर मौजूद किसी भी z के लिए है ये। आगे लिखते हैं ना, वेयर r इज वेरी लार्ज, where r is very large, ठीक, जहां पर r काफी बड़ा है। अब वेरिएशन निकाल लेते हैं। वेरिएशन के लिए थीटा की लिमिट अप्लाई कर देनी पड़ेगी 0 से π/2 तक के हिस्से में। इसे याद रखना कि पहली बाउंड्री पर हम ऐसे लिख रहे हैं, पहली बाउंड्री पर वेरिएशन 0 आया हुआ है। लिखना, therefore वेरिएशन ओवर द आर्क AB किसमें, इन आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, आर्क AB पर फंक्शन f ऑफ z के आर्गुमेंट में होने वाला बदलाव बराबर है 4 थीटा, और वेरिएशन है 0 से लेकर के π/2 तक। अपर लिमिट रखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू थीटा की जगह पर π/2 आया, और लोअर लिमिट माइनस करने पर 0, तो इसका मतलब सीधे 2 1 के 2 2 दूनी 4, दैट इज 2π। यानी कर्व बाउंड्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बाउंड्री पर, यानी इस बाउंड्री पर जो वेरिएशन है डेल्टा वो 0 हो रहा है, और इस बाउंड्री पर देखा जाए तो वेरिएशन डेल्टा 2π हो रहा है। इसका वेरिएशन और निकालना है, तो टोटल वेरिएशन इन तीनों का जोड़ हो जाएगा, ठीक। तीसरा नंबर इसी में डाल देंगे। अब
BO को कंसीडर करने चल रहे हैं, द पार्ट BO, द पार्ट BO, ठीक। चाहे तो यही ब्रैकेट में लिख देना इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, चूंकि इमेजिनरी एक्सेस है तो रियल पार्ट 0 होगा, यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को अगर देखा जाए तो अब ये केवल होगा z इज इक्वल टू आई वाई। अब इस बात को देखते हैं, लिखना ऑन BO z इज इक्वल टू आई वाई, पहली बात तो ये हो। दूसरा, y बदल कहां से कहां तक रहा है, चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी y इन्फिनिटी से चल रहा है और 0 की तरफ आ रहा है। तो लिखना एंड y टेंड्स टू इन्फिनिटी टू 0, और y इन्फिनिटी से 0 की तरफ बदल रहा है। फंक्शन f ऑफ z देखते हैं इस रास्ते पर कितना होगा, यानी फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू, वही वापस ये लिखा है z की 4, लेकिन आज z इज इक्वल टू आई वाई है, तो आई वाई टू दी होल पावर 4 प्लस नीचे z टू दी पावर 3, यानी आई वाई टू दी होल पावर 3 प्लस 1, ये रहा, ठीक। आगे लिखते जाना ऑन BO, हालांकि लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं, यहाँ लिखा ही है। अब हम ऑन BO चल रहे हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो i टू दी पावर 4 यानी कि प्लस 1 ही रहेगा, तो ये y टू दी पावर 4 बना, i टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी माइनस i और y टू दी पावर 3 और इधर से प्लस 1, ये बढ़ रहा है। और एक चीज फिर गौर करें, तो इस पूरे के पूरे हिस्से पर y की वैल्यू कुछ भी हो जाए रहेगी पॉजिटिव ही, यानी y की वैल्यू कुछ भी होने पर इसकी वैल्यू कभी भी 0 होने वाली नहीं है। तो आगे लिख देना दिस डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी y, फॉर एवरी y ऑन BO, यानी एक बार फिर से बाउंड्री पर फंक्शन कोई भी जीरोस नहीं रख रहा है। इस हिस्से पर भी कोई देखना चाहे तो इस हिस्से पर भी फंक्शन के पास कोई भी जीरोस मौजूद नहीं होगा। रीजन आर ए की आई थीटा था, आर ए की आई थीटा में आर तो रेडियस है, वो काफी लार्ज है, वो 0 हो नहीं सकती, रेडियस पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ई की आई थीटा, ये हिस्सा भी नेगेटिव नहीं जाने वाला, इसका मतलब प्लस आयोटा, ये भी कभी भी 0 होने वाला नहीं है। यानी इन तीनों ही हिस्से पर या तीन की तीनों बाउंड्रीज पर फंक्शन एफ ऑफ जेड कोई भी जीरोस कंटेन नहीं कर रहा है। इसे फटाफट कंसीडर कर लेते हैं। रियल पार्ट रियल कर लो, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो रियल पार्ट हमारे पास हो गया y टू दी पावर 4 प्लस 1 रियल पार्ट, और माइनस आयोटा या प्लस आयोटा बाहर कर लेते हैं, ये आता है माइनस y टू दी पावर 3। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, आर्गुमेंट यहां से कंसीडर किया जा सकता है, लिख देना दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट माइनस y क्यूब अपॉन y टू दी पावर 4 प्लस 1, ये रहा, ठीक। वही बात फॉर ऑल z ऑन BO, ये आर्गुमेंट आया। आर्गुमेंट में होने वाला बदलाव देखते हैं। अगर आर्गुमेंट का बदलाव देखें तो यहाँ पर जो बदलाव है वो हम चल कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से चल रहे हैं 0 की तरफ, तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी लगेगी, अपर लिमिट 0 लगेगी, यानी वेरिएशन आपने रहे हैं यहाँ से। Therefore variation over the BO in the argument of the function f of z is equal to tan inverse y minus y cube upon y की 4 प्लस 1 और लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट 0, दोनों ही पर अगर कंसीडर करें, 0 रखने पर तो सीधे सीधे 0, इन्फिनिटी रखने पर भी y टू दी पावर 3 कॉमन करो, y टू दी पावर 4 कॉमन करो, कट पीट करके ये हिस्सा फिर से 0 मिलेगा। देखो y की 4 कॉमन करेंगे तो ऊपर से y की क्यूब, नीचे 1 अपॉन y बचेगा, इन्फिनिटी रखते 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, 0 रखने पर ऊपर 0 नीचे 0 प्लस 1 दैट इज अगेन 0 अपॉन 1 फिर से 0, यानी ये दो की दोनों ही लिमिट पर इसकी वैल्यू, इस हिस्से की वैल्यू 0 बनी रहेगी। और जब इसकी 0 बनी रहेगी तो tan इनवर्स 0 का मतलब 0, यानी आर्गुमेंट में होने वाला बदलाव फिर से इधर कितना हुआ 0। तो आर्गुमेंट में OA के अकॉर्डिंग बदलाव 0, कर्व बाउंड्री के अकॉर्डिंग बदलाव 2 पाई और इसके अकॉर्डिंग फिर से बदलाव 0, ये था।
तो तीनों वेरिएशन निकल आए, जो टोटल वेरिएशन होगा वो इन तीनों का सम होगा। पहले ये इतना लिखो, लिखना therefore, इसलिए टोटल वेरिएशन therefore total variation in the argument f of z, ठीक, as z moves on the closed curve, capital C is given by इसलिए जो टोटल वेरिएशन होगा वो दिया जाएगा वेरिएशन ओवर द कंटूर कैपिटल सी। अब इस पूरे के ऊपर जोड़ रहे हैं, वेरिएशन ओवर द कंटूर कैपिटल सी आर्गुमेंट f of z इज इक्वल टू डेल्टा, यानी वेरिएशन ओवर OA इन द आर्गुमेंट f of z प्लस वेरिएशन ओवर आर्क AB, हम लोग आर्क AB लिखना, हम सिर्फ AB लिख रहे हैं, आर्क AB ओवर आर्गुमेंट f of z, वेरिएशन इन आर्गुमेंट f of z ओवर आर्क AB और प्लस वेरिएशन इन आर्गुमेंट f of z। अब इसे मिटा देते हैं, एंड वेरिएशन इन आर्गुमेंट f of z ओवर द बाउंड्री BO इज इक्वल टू 0 प्लस 2 पाई प्लस 0 दैट इज 2 पाई। ये टोटल वेरिएशन आया। तो जीरोस की संख्या n इज इक्वल टू टोटल वेरिएशन डिवाइडेड बाय 2 पाई लिखना। सिंस फंक्शन f of z is equal to z to the power 4 plus z to the power 3 plus 1 is analytic within and on contour capital C, ठीक, and does not vanish या and does not have any zeros, on capital C यानी over the boundary of the capital C। so इसलिए number of zeros within capital C is capital N is equal to 1 upon 2 pi variation over the contour C in the argument of the function f of z, यानी this is equal to 1 upon 2 pi into 2 pi, this is equal to 1। इसका मतलब जो कंटोर C हमने माना हुआ था, ये कंटोर C में हम इस तीन हिस्से को कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम केवल इतने हिस्से को ही C नाम दे रहे थे, इतने हिस्से, ये इस पूरे हिस्से पर जीरोस की संख्या जो गिनी जा रही है वो केवल कितनी आ रही है, 1, और बाउंड्री पर कोई जीरोस नहीं है। इसका मतलब जो ये एक जीरो मिल भी रहा है वो एक जीरोस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिल रहा है, लिखना इसी बात को। दिस इंप्लाइज दैट वन रूट लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वन रूट लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।